हाँ, मामून अख्तर, सादिया, आप लोग का आवाज जा रहा है, जी मिल रहा है। साफ मिल सर रहा है। रिकॉर्डिंग जो है सर रिकॉर्डिंग जो टेलीग्राम पे डालते हैं सर, बहुत धीरे धीरे होता है। उसको यूट्यूब पे काहे नहीं डाल देते, स्पीड बढ़ा के देख लेते। यूट्यूब पे पोस्ट कर दे, ठीक है, हाँ यूट्यूब पे यूट्यूब पे पोस्ट। कर देने से ऐसे बहुत धीरे धीरे होता है, दिमाग खराब है। ठीक, चलो तुम्हारी डिमांड पे यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। हाँ, ठीक है, फिर चलो। ठीक है। अब यहाँ देखो, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री वाले पे आपने क्या वैल्यू लिखा है? चौथे वाले में, यहाँ पे जो जो पिंक से लिखा हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर है अभी। यस सर। अच्छा देखो वो क्या लिखा हुआ है, पहले इसको खुद से जो है एक बार जोड़ के देखो क्या लिखा हुआ है। ये वाला π/4, अगला वाला 2π/4, अगला वाला 3π/4, फिर 4π/4, फिर यहाँ 5π/4, उसके बाद ये वाला 6π/4। 6π/4 में कॉमन फैक्टर कट के 3π/2 बन गया। तो 6π/4 के बाद अगला क्या आया होगा? 7π/4, सही। इसको साफ से लिख दूं अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है। एक सेकेंड। और सर उसके आगे वाला 11π/6। 11π/6 वाले को भी एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो। ये वाला हो गया 7π/4, ठीक है। ये π/6 का मल्टीपल चल रहा है ना, तो यहाँ से देखो π/6, अगला वाला 2π/6। अब 30 का मल्टीपल वाला एंगल सब लिख रहे हैं। π/6 के बाद 2π/6, मतलब वो कट के 3π/2 बन गया। फिर अगला वाला 3π/6 जो कि π/2 बन गया। फिर 4π/6, अगला वाला 5π/6, उसके अगला 6π/6, 7π/6, फिर 8π/6, कॉमन फैक्टर कट के 4π/3 बन गया। फिर 9π/6 जो कि 3π/2 बन गया, ठीक है। फिर 10π/6, 5π/3 बन गया। 10π/6 के बाद क्या आया होगा? 11π/6, ऑब्वियस ये बात है, हाँ। और ये वाला फिर 12π/6 मतलब 2π बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कैसे कैसे एंगल जो ड्रॉ हो रहा है। अचानक से बोल दे 11π/6 तो कैलकुलेट कर लेना कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कैलकुलेट कर लेना। पहले में कौन सा लाई कर रहा है? π/6, फिर अगला वाला है 2π/6, 3π/6, 4, 5, 6 तक जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे आया। फिर 7, 8, 9 π/6 वाला फिर आगे आ गया, इधर था सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में आ गया। फिर 9π/6 से आगे बढ़ गए, 10π/6, 11π/6, 12π/6। ये वाला एंगल सब कहाँ फिर लाई करेगा? तो इनफैक्ट 5π/3 जो है 11π/6 है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट में है। जो यहाँ पे है पाई वाला है या 3π/2 वाला है या π/2 वाला है, इन सबको तो क्वाड्रेंट नहीं बोलते हैं ना, इनको कहते हैं एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से एक बार और हम सोचे, अब कुछ चीजें और बता रहा हूँ आपको वैल्यू लिखने से पहले। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा। तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस थीटा को डिनोट करता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है वो साइन थीटा को डिनोट करता है। तो पहले क्वाड्रेंट में चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, मतलब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव और साइन पॉजिटिव। वैसे ही थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड में कॉस भी निगेटिव और साइन भी निगेटिव। अभी tan की बात कर लेंगे, पहले साइन कॉस की बात कर ले। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, मतलब फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव होगा, मतलब साइन का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव वैल्यू आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू निगेटिव आएगा, कॉस का भी निगेटिव आएगा और साइन का भी निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब tan का देखते हैं, तो साइन और कॉस को डिवाइड करके tan आता है,
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, निगेटिव। मतलब कि हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें tan निगेटिव होता है। वैसे ही जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव को डिवाइड करेंगे तो tan क्या बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और वैसे ही इसमें साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करना है, तो tan क्या बन जाएगा, tan निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब जो है ध्यान में भी रहना चाहिए, मतलब ऑब्वियस सी बात है, tan निगेटिव है तो tan का ही तो रेसिप्रोकल जो है कॉट होता है, तो निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव होता है, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां साइन पॉजिटिव होगा कोसेक वहां वहां पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। जहां जहां कॉस पॉजिटिव होगा वहां वहां सेक पॉजिटिव हो जाएगा, जहां जहां कॉस निगेटिव होगा वहां वहां सेक निगेटिव हो जाएगा उस क्वाड्रेंट में। तो अभी तो हम tan का वैल्यू ही नहीं लिख रहे हैं, अभी तो बस हम साइन कॉस का वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता चल गया कि कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ नीचे में π/3 आ रहा है ना किसी के भी, जैसे यहाँ π/3 है, यहाँ भी जो है π/3 है। π/3 का इंटीग्रल मल्टीपल है कोई सा भी, π/3 है, 2π/3, अगले में भी देखना π/3 क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 4π/3 हो गया, 3π/3 की बात नहीं कर रहे हैं अभी, 3π/3 तो ये वाला हो गया हमारा। π/3 दिखना चाहिए उसमें, π/3 के साथ कुछ भी लिखा हो, 4 लिखा हो या 5 लिखा हो, π/3 लिखना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5π/3 हो गया। ये सब जिसके भी नीचे में, मतलब जिसमें भी π/3 आपको दिख रहा है, उन सब का वैल्यू जो π/3 का यहाँ कोऑर्डिनेट लिखा है हमने, वही वाला वैल्यू होगा। बस हमको साइन का ध्यान रख देना है, साइन निगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मतलब π/3 का और 2π/3 का पहले तो वैल्यू लिख लिया हमने, तो ये 1/2 हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट √3/2 हो गया। अब चूंकि x निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ -1/2 √3/2 हो गया। मतलब आपसे कोई पूछे cos 2π/3 कितना होगा, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप चेक करोगे, उसका फिर x कोऑर्डिनेट चेक करोगे, तो 2π/3 पे x कोऑर्डिनेट कितना है, -12, इसका मतलब cos 2π/3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम π/3 वाला और कहाँ दिख रहा है हमको वो खोज लेते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है 4π/3। क्या बोल रहे हो मामून, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज कट रहा है क्या, कुछ कुछ बोल दे रहे हो सब बीच में। तो ये देखो यहाँ पर भी पहले 4π/3 पे हमने वही लिख लिया 1/2 और √3/2, फिर हमने देखा कि इसमें तो दोनों निगेटिव है, तो मतलब दोनों निगेटिव साइन के साथ लिख लिया, -1/2 -√3/2। तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि साइन 4π/3 कितना होगा, तो कितना बताओगे, साइन 4π/3 कितना होगा, फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। by 2. बाई टू हुआ सुनाई दे, -√3/2। सही बात है, ये सही हो गया बिल्कुल, -√3/2। वैसे ही जो है π/3 वाला और देख लो कहाँ कहाँ π/3 दिख रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर कटा हुआ नहीं होना चाहिए, π/3 दिखना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर लिखा होना चाहिए यहाँ पे। तो ये 5π/3 है। 5/3। ठीक है, हाँ, तो 5π/3 है यहाँ पे, तो इसका भी वैल्यू लिख लेते हैं। 1/2 √3/2 तो मैग्नीट्यूड वाइज होगा ही, y कोऑर्डिनेट निगेटिव कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 -√3/2। ठीक है, तो अब तुमसे कोई पूछे कि cos 5π/3 कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 1/2. 1/2। साइन 5π/3 कितना होगा, -√3/2। -√3/2, सही बात है। तो अब चलो, अब हम क्या करते हैं, एक आसान वाला कर लेते हैं। आसान वाला मतलब कि π/4 के मल्टीपल वाला कर लेते हैं। तो अब π/4 का मल्टीपल तो हमारा 2π/4 भी है, उसको नहीं देखेंगे अब, हम वो वाले सबको देखेंगे जिसमें π/4 के साथ कोई नंबर दिख रहा हो।
काट कूट करने के बाद पाई बाई 4 यहाँ रहे और यहाँ पे कुछ भी नंबर दिखे 3 या 5 या 7 कुछ भी दिखे यहाँ पे, तो ये वाला हो गया। तो इन सब का वैल्यू वही सर वाला होगा। स्क्रीन पे से ये लेयर वाला हटा दीजिए ना, उससे थोड़ा छुप रहा है। एक सेकंड। ठीक है, चलो फिर अब पाई बाई 4 वाला लिखना है अब हमको। तो पाई बाई 4 वाले का जो है मतलब क्या हुआ, जहां पर भी पाई बाई 4 दिख रहा है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, तो यही यही वाला वैल्यू लिखेंगे 1/√2 1/√2, बस साइन का ध्यान रख लेंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ, माइनस प्लस साइन वाला यहाँ से जो ये वाला चीज़ है मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखो 1/√2 1/√2, तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1/√2 कॉमा 1/√2। थोड़ा हमको पेन साइज पतला कर लेने दो। पेन अगर मैं पतला कर पाऊँ, ठीक है। तो -1/√2 कॉमा ये बन गया 1/√2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 3π/4 वाला। अब फिर 5π/4 वाले पे आ जाओ। तो 1/√2 1/√2 तो मैग्नीट्यूड वाइज हो ही जाएगा। निगेटिव किसको कर लिया जाए, दोनों को, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है। ठीक है, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना बन गया, -1/√2 कॉमा -1/√2। तो अब मान लो कोई आपसे पूछता है कि cos 3π/4 कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, -1/2। 1/2 या 1/√2, 1/√2। -1/√2। ठीक है, आपसे कोई पूछता है अब आप खुद से जो है 7π/4 वाले का वैल्यू लिख के बताइए कि cos 7π/4 का वैल्यू कितना होगा, और साइन 1/√2 -1/2। सर, प्लस 1/√2। प्लस नहीं सर, 1/√2। -1/√2। अच्छा, एक है, पहले साइन इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले इसका कॉस का कोऑर्डिनेट। पूछ रहे हैं ना, 7π/4 का पूछ रहे हैं। कॉस प्लस होगा 7π/4। क्योंकि हाँ, cos प्लस 7π/4। हाँ सर, प्लस 1/√2। प्लस 1/√2 सही आंसर है, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इस वजह से, और साइन क्या है, निगेटिव है। तो cos 7π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2, और साइन 7π/4 कितना हो जाएगा, -1/√2। -1/√2। सही। अब हम π/6 वाला जितना है उन सब का अब लिख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये π/6 ना हमको दिखना चाहिए, मतलब कुछ कॉमन फैक्टर कटा हुआ नहीं होना चाहिए। 5/6। हाँ, तो π/6 के बाद कौन सा दिख रहा है हमको, 5π/6 दिख रहा है। π/6 के साथ कोई नंबर लिखा होना चाहिए और ऊपर नीचे से कुछ कटना नहीं चाहिए, तब हम वैल्यू लिखेंगे। तो 5π/6 वैसा एक नंबर है। तो जो π/6 वाला है वही इसका मैग्नीट्यूड वाइज जो है हो जाएगा वैल्यू। बस एंगल का वैल्यू जो है, सॉरी साइन जो है चेंज हो जाएगा। साइन देख लेंगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। ये -3/2, सही बात है, -√3/2 कॉमा 1/2। तो अब हमको बताओ कि साइन 5π/6 कितना होगा, 1/2। 1/2। 1/2 सही है। ठीक है, फिर अब इसे 7π/6 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही सारा वैल्यू लिख लेंगे हम। √3/2 भी लिख लेंगे और 1/2 भी लिख लेंगे, साइन चेक कर लेंगे तो दोनों नेगेटिव है। तो -√3/2 कॉमा -½ 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 11π/6 का भी वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो 11π/6 पे लिखेंगे तो वही √3/2 और हाफ। √3/2, -1/2। हाँ
हाँ, और जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे। तो अब हमको साइन 11 पाई/6 का वैल्यू बता दो आप कितना होगा। -1/2। -1/2। -1/2, ठीक, सही है बिल्कुल। तो ये हमारा यूनिट सर्कल, और इसके ज़रिए हमने लिख लिया जो स्पेशल एंगल्स हैं उनका वैल्यू। अब इनमें से कोई भी वैल्यू हमको पूछता है तो हम बता सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, कैसे बताइएगा आप। पहले तो उसको आप ड्रॉ कर लो, पूरा ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया सबका वैल्यू। अच्छा, एक टॉपिक इसमें अलग से ये भी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो जो है पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। वो तो हमको अगर यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट पता है तो हम वैसे भी सोच सकते हैं, मतलब हमको याद रखने का जरूरत नहीं है, वरना इसके लिए एक शॉर्टकट भी बताया जाता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा उसको याद रखने के लिए। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब क्या हुआ कि पहले वाले क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन के अलावा जो है, मतलब साइन है तो ऑब्वियस सी बात है कोसेक भी होगा, साइन कॉस टैन की बात कर रहे हैं अभी बस। दूसरे वाले में एस फॉर शुगर, एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव। तीसरे वाले में टैन पॉजिटिव, और चौथे वाले में सी फॉर कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो या कॉन्सेप्ट से भी आप याद रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। ये लिख लिया आपने। अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी हम। ओह, बहुत पिंग कर रहा है आज बच्चा सब। सुबह में असल में टेस्ट लिए हैं, उसके बाद से वो पिंग करना सब शुरू किया है। बहुत सारा टेस्ट नहीं दिया है सब। अब गार्जियन को कॉल करेंगे, बोल दिए हैं, कुछ कुछ सब मैसेज करके बहाना बना रहा है। चलो अब हम ना ऐसा करते हैं, कुछ टेस्ट आप कल कैसे लेंगे? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मगर हर जो क्वेश्चन होगा ना उसमें तुमको टाइम भी लिख करके आएगा कि ये क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट का है, ये क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट का है। तो मतलब मैक्सिमम उतने टाइम में आपको जो है वो कोशिश करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, क्योंकि उसी हिसाब से टाइम सेट है। और जिस क्वेश्चन मार्क्स कैसे मिलेगा, तो मार्क्स टाइम के हिसाब से मिलेगा। जिस क्वेश्चन में 5 मिनट का टाइम ऊपर लिख के आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें 5 मार्क्स होगा। जिसमें 30 सेकेंड का लिख के आएगा उस क्वेश्चन में 1 मार्क्स होगा। ठीक है, प्रोपोर्शन वाइज मतलब 1 मार्क्स होगा, और जिसमें 5 मिनट का टाइम होगा 5 मार्क्स होगा। जिसमें 1 मिनट का टाइम होगा उसमें 2 मार्क्स होगा। 2 मिनट का टाइम मिलेगा तो 3 मार्क्स होगा, ऐसे करके। हम तुम लोग को ऐसा करते हैं, आज ना हम क्लास 10th का टेस्ट रखे हुए हैं शाम में 4:30 से। तो अगर कोई दूसरा टेस्ट या क्लास नहीं है उस वक्त, ट्रिगो का टेस्ट है, यही जो चैप्टर चल रहा है। तो जो पुराना है वो रिवीजन भी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, 40 का है, मतलब अगर सही से करो तो 40 मिनट में कर पाओगे सॉल्व। तो एक बार दे के देख लेना, टाइम रहता है उस वक्त, तो फ्री रहते हो सब, तो कैसा जा रहा है, मतलब कैसे टेस्ट होगा तुमको आइडिया लग जाएगा तुम्हारा टेस्ट कैसे होगा। ठीक है सर, आप ग्रुप पे बता दीजिएगा। हाँ, हम लिंक दे देंगे आपको, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अभी हम एंगल्स का वैल्यू लिखने से पहले किसी भी एंगल का थोड़ा सा हम कुछ और काम कर लेते हैं इसमें। बेसिक बेसिक कुछ काम है उसको कर लेते हैं। तो इसमें नोट करके लिखा हमने पहला पॉइंट, जैसे हमको 2n लिखा हुआ है, ये फिर से एक बार जो है लिखवा रहा हूँ, पेशेंस के साथ लिख लेना। 2n इवन नंबर को डिनोट करता है। 2n+1 ये ऑड नंबर को डिनोट करता है। मतलब n की जगह ऑब्वियस सी बात है इंटीजर वैल्यू डालेंगे तब। फ्रैक्शन डाल लोगे तब तो हाफ डालोगे, तो फिर 2 × हाफ 1 बन जाएगा, 1+1 2 बन जाएगा, जो कि इवन है। तो ऐसा कोई भी तुमको फॉर्मेट दिखे ना, 2n+1 5m+4, अब तो इसमें अंडरस्टूड होता है कि आपको इंटीजर वैल्यू ही डालना है n का, फ्रैक्शन नहीं डाल सकते हैं आप, डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसमें एक और चीज़ है कि ऑड नंबर जो है सिर्फ 2n+1 से नहीं डिनोट होता है। ऑड नंबर का एक और फॉर्मूला होता है, 2n-1 अगर हम बोले तो इससे भी ऑड नंबर को डिनोट किया जा सकता है, 2n+1 से भी और 2n-1 से भी।
ठीक है, मगर अब आप बोलोगे सर हम तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े थे, उसमें जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है दो, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर होगा रिमाइंडर, और 2 से छोटा होगा, मतलब रिमाइंडर 2 से डिवाइड करोगे तो 0 और 1 आ सकता है। वैसे ही 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0, 1, 2, 3, 4 आ सकता है। ठीक है, तो वैसे ही जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 और 1 आएगा, तो यहाँ तो रिमाइंडर -1 दिख रहा है, तो वो कैसे हो गया? तो वो -1 असल में नहीं है। अब मैं कैसे इसको बोलूँ, वो एक तरह से आप समझो तो +1 ही है। अब कैसे मतलब वो एक +1? तरह से 2n+1 का सक्सेसिव है। तो एक सेकंड हम आपको बताते हैं, अभी हम जो पॉइंट बी, ये तो पॉइंट फर्स्ट लिखे हैं हम, इसमें हम आगे का पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट 4 जो लिखेंगे उसमें हम समझाएंगे कि कैसे है ये, या पॉइंट 3 में समझाएंगे कि कैसे है ये। वैसे अभी तो आप ये समझो कि अभी ये यूक्लिड लेमा की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं हम, अभी तो हम एक फॉर्मूला की बस बात कर रहे हैं। तो ये अगर एक फॉर्मूला है जिसमें n एक इंटीजर को, n की जगह हम इंटीजर डाल सकते हैं, तो इसमें वैल्यू डाल डाल के देखो आप क्या मिलेगा आपको। तो सपोज आप 0 डालोगे तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, जब इसमें आप 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 मिल जाएगा। इसमें आप 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा। इसमें आप 3 डालोगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5 मिल जाएगा। इसमें आप -1 डालोगे तो 2 इंटू -1 -2, और फिर एक और -1 -3 बन जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या निकल रहा है, सारा ऑड नंबर निकल रहा है। सेम वैसे ही यहाँ से भी सारा ऑड नंबर निकलेगा। 0 डालोगे तो 1 निकलेगा, 1 डालोगे तो 3 निकलेगा, 2 डालोगे तो 5 निकलेगा, -1 डाल दोगे n की जगह तो -1 निकल जाएगा, -2 डाल दोगे n की जगह अगर आप, तो -2 इंटू -2 -4, और +1 -3 बन जाएगा। तो क्या पता चला हमको कि जो नंबर यहाँ से निकल रहा है बस वही यहाँ से भी निकल रहा है। हल्का सा फर्क क्या है कि n का अलग वैल्यू पे यहाँ अलग वैल्यू मिल रहा है। जैसे 0 पे यहाँ n पे -1 मिला था, यहाँ 0 पे 1 मिला। तो जो हमको आउटपुट जो मिल रहा है ना, वो n के अलग अलग वैल्यू पे मिल रहा है, मगर आउटपुट सेम मिल रहा है। तो हम अभी बस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो 2n इवन नंबर का फॉर्मूला है, और 2n+1 या 2n-1 ऑड नंबर का फॉर्मूला है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि 2n-1 2n+1 ही है, मगर थोड़ा सा एक दो पॉइंट और लिख ले तब। इसमें थर्ड पॉइंट हमारे जैसे 4n बोल दिया आपको किसी ने, तो 4n का मतलब क्या हो गया, 4 का मल्टीपल, मतलब 4 8 12 16 ये सब। ठीक है, माइनस में भी जो है आ सकता है वो 4 का मल्टीपल। फिर चौथा पॉइंट इसमें हमारा हो गया, जैसे m बराबर 5q प्लस r लिख दिया आपको। ठीक है, तो इसमें r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है हमारा, r का वैल्यू हो सकता है 0, यूक्लिड लेमा के हिसाब से बात करें तो 1 2 या 3 या 4 हो सकता है r का वैल्यू। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 5q प्लस r का वो सारा नंबर जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए, r आ जाए। जैसे हम बोल दिए m बराबर 5q प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले से हमको वो सारा नंबर मिलेगा जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, पहले भी आपको बताया है पिछले चैप्टर में भी। 13q प्लस 11 का क्या मीनिंग हो जाएगा, वो सारा नंबर जिसको हम 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 11 आएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट है जो इसमें हम थोड़ा सा और कुछ बता दें आपको। जैसे पांचवा पॉइंट इसमें हम लिख रहे हैं, हमें उसने कहा 9n-3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, जैसे 5q प्लस, हाँ एक सेकेंड, जैसे 5q प्लस 3 का मतलब हुआ 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3, 13q प्लस 11 का मतलब हुआ 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 11। वैसे ही इसमें 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, -3 बोलोगे आप, है ना। 6 वाला आंसर सही है, जो -3 जो बोल रहे हैं, तो अब
खुद सोचे कि कभी भी डिवीजन में रिमाइंडर तो नेगेटिव आता नहीं है, ठीक है। No, तो sir. इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर, मतलब ये हमको नोट करके लिखना है, रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 9n+3 फिर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना वो जोड़ देना इस नेगेटिव वाले नंबर में, तो आपको पता लग जाएगा कि किसके इक्विवेलेंट होगा। तो वो जोड़ दो, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 जोड़ दो, ठीक है। तो -3 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब ये 9n+6 वाला है। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई वैल्यू डाल के देखो इसमें, जैसे 4 डाल लिया, 9 n की जगह 4 डाल दिया, तो 9 4 का कितना हो गया? 36, और 36 - 3 कितना हो गया? 33। अब 33 को 9 से डिवाइड करके देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो 9 3 ज़ा 27, कितना रिमाइंडर आ गया? 6 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो 9n - 3 का मतलब हो गया ये इक्विवेलेंट है 9n+6 की। ठीक वैसे ही जैसे 2n+1 और 2n - 1 आपस में इक्विवेलेंट था। तो अब यहाँ पे देखो ये -1 था ना यहाँ पे, तो -1 इसके इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि मैंने जैसा अभी बोला, जिससे डिवाइड कर रहे हो उतना उस नेगेटिव वाले नंबर में ऐड कर देना, ठीक है। तो 2n - 1 में 2 ऐड कर दो, पता चल जाएगा किसके इक्विवेलेंट है ये। तो ये 2n+1 के इक्विवेलेंट हो गया, हमको पता चल गया। एग्जैक्टली मैथ भी करके दिखाते हैं कि क्यों ये इक्विवेलेंट हो रहा है इसके। अभी तो बस बताए हैं कि होता है। जैसे तुमसे बोले, ये आपसे कहे कि 9n - 6 जो है इसका मतलब क्या हुआ, तो ये मत कहिएगा 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -6 आ रहा है। ये जो -6 है इसमें जो है आप 9 ऐड कर दीजिएगा, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? 9n+3 के। मतलब वो सारा नंबर जिसको 9 से डिवाइड करें हम तो रिमाइंडर कितना है? 3 आए।